तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। हम लोग लास्ट टाइम जो देख रहे थे चमोली जिला हमने देखा था और आज उसका अगला पार्ट आएगा और इसके बाद कोशिश करूंगा कि कल हम चमोली जिले को समेट लें। लेकिन मैंने हाल फिलहाल के दिनों में एक चीज़ नोटिस की है, आप लोग मुझे फीस कम दे रहे हैं, यानी आप लोगों की जो फीस है वो नहीं आ पा रही मुझ तक। और उसका मेन कारण क्या है मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग अब लाइक कमेंट और शेयर नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था आपकी फीस ही क्या है, लाइक कमेंट और शेयर करना है, ठीक है। तो अपनी फीस को निरंतर देते रहिए, जैसे मैं आपको हमेशा एक क्लास देते रहता हूँ 11-12 बजे के समय पे और आपकी तैयारी को मजबूत करता हूँ, ठीक है। देखिए हम लोग आज अगला पार्ट देखेंगे और आज ही पार्ट मतलब जितना भी होगा कल इसका अंतिम भाग आएगा। उसके बाद 2 जिले बचते हैं, फिर हम अगले मंडे से जीएस की क्लासेस शुरू करेंगे, यानी आने वाले मंडे से आपकी जीएस की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी उत्तराखंड के साथ साथ, ठीक। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज आपको एक चीज सिखाता हूँ, बहुत बढ़िया। जैसा करूंगा वैसा करते रहना। पेज में इस कोने से लिखना शुरू करना। हमने इस प्रकार से जाना है, यूं जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्पेस बनाना कि हमने ऐसे निकलना है यूं, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करोगे, सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, संतोपत लिखोगे। यहाँ आप लोगों ने क्या लिखना है, संतोपत लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे, संतोपत। इस इलाके पे आपको संतोपत लिखना है, सबसे किस ओर, अपनी कॉपी के लेफ्ट हैंड की ओर, और ऐसे जाना है हम लोगों ने। इस प्रकार से आपको यहाँ निकलना है। जैसे आपने संतोपत लिखा, संतोपत लिखने के बाद क्या करोगे, एक ऐसी लाइन को ड्रॉ करोगे, यानी संतोपत इसको मान लेके चलिए, इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करोगे। यहाँ लिखोगे वसुंधरा प्रपात। क्या लिखोगे, वसुंधरा प्रपात, इस वाले पोर्शन पे। यानी ये क्या है, वसुंधरा प्रपात है। यहां से एक छोटी सी नदी निकलती है जो इसमें आके मिलती है और इनका नाम लिख दोगे आप अलकनंदा। क्या लिखोगे, अलकनंदा। जैसे ही आप इतना पहुंचे, इसको थोड़ा सा आपको आगे की ओर ड्रॉ करना है और वहां पे आपको लिखना है माणा। क्या लिखना है, माणा, ठीक है। इस प्रकार से यहां पे लिखोगे आप लोग माणा। जहां आपने माणा लिखा है इसी पोर्शन पे इस जगह से लिख दो सरस्वती। क्या लिख दोगे, सरस्वती। और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ का इलाका जो माणा वाला है, इस पोर्शन को बोला गया केशव प्रयाग। क्या बोला गया, केशव प्रयाग, ठीक। जैसे आपने केशव प्रयोग दिखाया और ये जो रीजन है, इस जैसे संतोपत का इलाका और इधर ही माणा के आसपास, ये पूरा का पूरा इलाका क्या कहलाता है आपका, अलकापुरी। इसको लिख दोगे आप अलकापुरी, अलकापुरी, ठीक है। ऐसे आप लोगों को दिखाना है। सबसे पहले यहाँ संतोपत दिखाओगे, उसके बाद आपको अलकनंदा दिखानी, ये अलकनंदा रिवर है। यहाँ वसुंधरा प्रपात दिखाओगे आप, माणा से पहले, अलकनंदा के बाद इस वाले इलाके में। यहाँ आपको माणा दिखाना है। इधर से आपको सरस्वती दिखानी है और ये जो माणा और अलकनंदा और ये सरस्वती का संगम है माणा के पास, इस स्थान को बोला गया केशव प्रयाग। और ये पूरा का पूरा इलाका क्या कहलाता है, अलकापुरी कहलाता है। जब आप इतना गए, आप इसके बाद कहाँ की ओर आओगे, डाउनवर्ड आओगे। और डाउनवर्ड आने के बाद आपको अगला नाम दिखाना है बद्रीनाथ। क्या दिखाना है, यहां आपको दिखा देना है बद्रीनाथ। क्या दिखाओगे, बद्रीनाथ। इस वाले इलाके को क्या दिखाओगे, बद्रीनाथ। और ये जो रिवर है, ये कौन सी रिवर है, अलकनंदा नदी है, ठीक है। जैसे आप लोग ने बद्रीनाथ दिखाया, इसी के पास एक नदी आती है थोड़ा सा आगे जाके इस पोर्शन से, उसका नाम भी ऋषि गंगा है, लेकिन वो अलग ऋषि गंगा है। जो आपने परसों हाल फिलहाल में जो आपदा आई थी वो अलग ऋषि गंगा है। इधर से भी एक नदी मिलती है, इसका नाम लिख दो यहाँ पे ऋषि गंगा, ऋषि गंगा। इस वाले में नहीं आई थी आपदा, ठीक है, वो अलग नदी है। जब आप यहां पहुंच गए हो, इसके बाद आप फिर क्या करोगे, इससे आगे को ड्रॉ करोगे और उस इलाके का नाम लिखोगे हनुमान चट्टी मंदिर। थोड़ा सा आगे लिखोगे, यहाँ पे लिख दो हनुमान चट्टी मंदिर, हनुमान चट्टी मंदिर। क्या लिखोगे यहाँ पे, हनुमान चट्टी मंदिर। अब आपकी अलकनंदा यहाँ पहुंच गई। जैसे ही अलकनंदा हनुमान चट्टी मंदिर पहुंचेगी, थोड़ा सा आगे दिखाओगे, उसका नाम लिखाना आपने जेपी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। थोड़ा सा आगे जाके, ठीक है, यहाँ पे दिखा दो जेपी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जेपी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहां पे दिखाना है। और ये रिवर कौन सी है, अलकनंदा है। जैसे ही जेपी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिखाया, फिर थोड़ा सा आगे को बढ़ोगे और इस इलाके को आपने क्या लिखना है, यहीं पे एक जगह है, उसका नाम है पांडुकेश्वर। और पांडुकेश्वर से जस्ट पहले एक नदी मिलती है, इसको बोलते हैं खिराओ गंगा। क्या बोलते हैं, खिराओ गंगा। इस स्थान से लिखोगे आप इसको खिराओ गंगा, खिराओ
गंगा, ठीक है। और खिराऊ गंगा के बाद यहां पे आपने लिखना है पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर। जैसे ही आप पांडुकेश्वर पहुंच चुके हैं, खिराऊ गंगा के बाद जैसे आप पांडुकेश्वर पहुंचे, पांडुकेश्वर के थोड़ा सा आगे आप जाओगे, वहां पे लिखोगे आप गोविंद घाट, और गोविंद घाट के पास एक अन्य नदी मिलती है जिसका नाम है लक्ष्मण गंगा। यहां पे आप लिखोगे, इस स्थान को लिखोगे गोविंद घाट, गोविंद घाट, और यहां से आप लिखोगे लक्ष्मण गंगा, इस वाले पोर्शन से लक्ष्मण गंगा, ठीक है। अब गोविंद घाट पहुंच गए। अब गोविंद घाट से फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हम कहां पहुंच जाते हैं गोविंद घाट के बाद? सीधे विष्णुप्रयाग, और विष्णुप्रयाग के बाद हम जोशीमठ के इलाके में। तो आप इधर दिखाओगे, इस वाले पोर्शन पे क्या लिखोगे? इसको विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग, और विष्णुप्रयाग के इस स्थान पे आप क्या लिखोगे? धौली गंगा। कौन सी धौली गंगा? पश्चिमी धौली गंगा। यहां लिख दिया आपने धौली गंगा, और ये जो धौली गंगा है वो इस इलाके से होते हुए बहते आ रही है, और इस वाले इलाके से आ रही है। इसका नाम भी क्या लिखोगे? धौली गंगा, यानी वेस्टर्न धौली गंगा है। पश्चिमी धौली गंगा है, विष्णु गंगा इसको बोलते हैं। जब ये धौली गंगा आपने यहाँ पे दिखाया, इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड इस वाले पोर्शन से आप दिखाओगे ऋषि गंगा। यहाँ इसको नाम लिखोगे ऋषि गंगा, ऋषि गंगा, ठीक है। ये है वो ऋषि गंगा। देखिए आपने क्या दिखाया? धौली गंगा दिखाया। धौली गंगा से जैसे डाउनवर्ड साउथ की ओर जाओगे, इस पोर्शन से धौली गंगा आती है, और इसका नाम आपने जो नीचे से दिख रही है आपको, ये नदी कौन सी? आपकी ऋषि गंगा है। और यहीं पे जहाँ पे ऋषि गंगा दिखाया, इस धौली गंगा के जस्ट पहले आप रैणी लिखोगे। जो रैणी गांव में जो हादसा हुआ था वो यहीं पे है रैणी, और इसी ऋषि गंगा में ग्लेशियर टूट के आया था, इसका जल स्तर बढ़ा था, और यहाँ ही धौली गंगा से मिल जाता है। और यहीं पे एनटीपीसी का तपोवन का क्या है? आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे लिख दोगे आप, तपोवन, ठीक है। इस जहां पे मैंने तपोवन लिखा है, आपने पूरा लिखना है उसका नाम। तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, एनटीपीसी का है तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इधर पे लिखोगे आप। यहीं पे क्या हुआ था? जो केस हुआ था, जो अभी आपदा आई थी, वो इसी इलाके में हुई थी, ठीक है। जैसे ही विष्णुप्रयाग आप पहुंचे, थोड़ा सा आगे जाके इस वाले पोर्शन पे आपको जोशीमठ दिखेगा। क्या दिखेगा? जोशीमठ। देखिए अब हम कहाँ पहुंच गए? जोशीमठ पहुंच गए। जोशीमठ के जैसे आप पहुंचोगे, विष्णुप्रयाग पहुंचोगे, विष्णुप्रयाग के पास आपको दिखेगा तपोवन जल विद्युत, यानी तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना दिखेगी। ये अलग है तपोवन वाली, और इधर अलग है, इसका नाम है तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना, ठीक है। तो विष्णुप्रयाग के बाद यहाँ पे जैसे आप पहुंचोगे, यहाँ पे लिख दोगे तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। तपोवन, ये अलकनंदा रिवर है, ठीक है, जो आ रही है। तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना, विष्णुगाड़ परियोजना। ये क्या दिखाया आपने? तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। इधर पे दिखा दिया, यहाँ पे इस वाले इलाके में आपने क्या दिखाया? तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। अब अलकनंदा यहाँ से आगे को बहेगी। जैसे ही इससे आगे को मिलेगी, आपको यहाँ बृहदबद्री आपको यहीं पे दिखेगा। यहाँ पे लिख दो आप बृहदबद्री। अब इसके किनारे नहीं है, ठीक है, अब ये थोड़ा सा दूर होगा। बृहदबद्री, इधर आपने क्या दिखा दिया? बृहदबद्री दिखा दिया। बृहदबद्री को जैसे क्रॉस करोगे, इसके बाद आपको एक जगह मिलती है, उसका नाम है बहोला। उस बहोला नामक जगह पे इससे बिरही गंगा आके मिलती है। तो यहाँ पे लिख दो, इस वाले इलाके को लिख दो आप बहोला। क्या लिखोगे? बहोला। और इस बहोला पे इससे एक नदी आके मिलती है, ये लिख दिया मैंने, इसका नाम है बिरही गंगा। साथ चलना, आगे मत भाग जाना या पीछे मत रहना। बिरही गंगा, ठीक है, ये ऐसे ही समझना है। जैसे ही बहोली पहुंचे, यहाँ पे बिरही गंगा मिलती है, फिर अलकनंदा ऐसे ही इसके और आगे को बहती है, और आगे को बहेगी तो इसको पहुंच जाएगी चमोली, और चमोली के जस्ट बगल में आपका गोपेश्वर। यहाँ पे लिखा दो आप चमोली, चमोली, और इस वाले इलाके में आपको दिखाना है गोपेश्वर, जिसको जो कि चमोली का क्या है? मुख्यालय है। चमोली जिले का मुख्यालय यहाँ आपका चमोली है। चमोली से जैसी ये नदी क्रॉस करती है, ये पहुंच जाती है आपकी नंदप्रयाग। नंदप्रयाग के पास कहाँ पहुंच जाएगी? ये लंगासू पहुंच जाएगी। लंगासू के पास कर्णप्रयाग, ठीक है। ये चमोली के बाद आप सीधे यहाँ पे दिखा दो नंदप्रयाग, नंदप्रयाग। और ये नंदप्रयाग में कौन सी आके मिलती है? नंदाकिनी। यहाँ पे लिख दो आप नंदाकिनी, नंदाकिनी, ठीक है। नंदाकिनी दिखाने के बाद अगला जो आपको दिखाना है वो इस प्रकार से दिखाओगे। यहाँ पे लिख दो कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग से पहले लंगासू आती है, वो जगह छोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा दो आप पिंडर, पिंडारी नदी।
पिंडर नदी, ये पोर्शन रहा पिंडर नदी। मैं सब आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। यहाँ आपको दिखाना है पिंडर। अब जैसे कर्णप्रयाग होगा उसके बाद क्या है, गौचर वगैरह का इलाका है, वो हमने नहीं देखना है। गौचर वगैरह के बाद सीधे रुद्रप्रयाग में एंट्री कर जाते। तो जैसे आपने कर्णप्रयाग देखा, मैंने ऊपर को दिखा दिया, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया गौचर, गौचर के बाद सीधे हम कहाँ पहुंच गए, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। फिर ये आगे को बहती रहेगी, कर्णप्रयाग आपका देवप्रयाग वगैरह ये है। तो टोटल सिस्टम आपको ऐसे समझना है अलकनंदा नदी का, ठीक है। ये पूरा देखिए कैसे आपको मतलब एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। संतोपथ के पास से अलकनंदा का क्या होता है, उद्गम होता है। अलकनंदा जब बहती है इस पोर्शन पे कुछ दूरी पे, अलकनंदा से 5-10 किलोमीटर की दूरी पे एक प्रपात है, उस प्रपात का नाम है वसुंधरा प्रपात। वो मैं पढ़ाऊंगा, वो अलग टॉपिक है। वसुंधरा प्रपात के बाद जब आगे की ओर जाओगे आपको गांव माणा दिखेगा। इस माणा गांव पे आपको एक नदी मिलती हुई दिखेगी जिसका नाम है सरस्वती, और इसका इलाका कहलाता है केशव प्रयाग। यानी अगर आपसे ये पूछता है कि केशव प्रयाग किन नदियों के संगम पे है, सीधे सीधे बता देना आपका सरस्वती और किसके संगम पे, अलकनंदा के। जब आप माणा से साउथ की ओर आएंगे आपको कुछ दूरी बाद बद्रीनाथ दिखेगा, और बद्रीनाथ के पहले जो ये वाला पूरा इलाका, इसको बोला गया अलकापुरी। क्या बोला गया इसको, अलकापुरी। और इसको रटना नहीं है, इसको बस समझ रहे हैं जैसे मैंने समझा। जैसे ही बद्रीनाथ के पास जाओगे एक नदी आके मिलेगी, छोटी सी नदी, उसका नाम भी ऋषिगंगा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो। आगे जाओगे आपको हनुमान चट्टी मंदिर दिखेगा। हनुमान चट्टी मंदिर के बाद आपको यहाँ पे ही नंदा देवी रिजर्व वगैरह कुछ इस टाइप की चीजें, वो अलग से बताऊंगा। उसके बाद आपको दिखेगा जेपी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अगर आपसे पूछता है जेपी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पे है, अलकनंदा नदी पे है, ठीक है। हनुमान चट्टी मंदिर किस नदी के किनारे है, अलकनंदा के किनारे। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है, अलकनंदा के किनारे। केशव प्रयाग किन दो नदियों के संगम पे है, संतोपथ, मतलब ये सॉरी अलकनंदा और सरस्वती के। जब आप जाओगे तो आपको पांडुकेश्वर दिखेगा। पांडुकेश्वर किस नदी के किनारे है, आप बताओगे अलकनंदा। पांडुकेश्वर से जस्ट पहले अलकनंदा से कौन सी नदी आके मिलती है, उसका नाम है खिराओ गंगा। कौन सी है, खिराओ गंगा। इसके बाद जब आप जाओगे आप पहुंचोगे गोविंद घाट, और गोविंद घाट में एक अन्य नदी मिलती है जिसका नाम है लक्ष्मण गंगा। क्या है इसका नाम, लक्ष्मण गंगा। जब आप गोविंद घाट से आगे बढ़ते हैं आप पहुंच जाते हैं विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग में आपको एक नदी अन्य मिलती है अलकनंदा से जिसका नाम है धौली गंगा या विष्णु गंगा। ये धौली गंगा पिथौरागढ़ वाली नहीं है, इसको बोलते हैं पश्चिमी धौली गंगा, जबकि पिथौरागढ़ वाली को बोलते हैं पूर्वी धौली गंगा। तो धौली गंगा जैसी मिलती है। धौली गंगा इससे पहले कहां से आती है, धौली गंगा से एक अन्य नदी मिलती है उसका नाम है ऋषि गंगा, और रैणी के पास जो हादसा हुआ था वो इसी इलाके में हुआ था। यहाँ पे था तपोवन का क्या, तपोवन जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये वाले इलाके में। अब बहुत से लोग कह रहे थे कि सर यहाँ ग्लेशियर फटा, यहाँ ग्लेशियर टूटा, नदी में बाढ़ आई, तो हरिद्वार में अलर्ट क्यों, क्योंकि यहाँ अगर पानी का जल स्तर बढ़ता है इस इलाके में तो धौली गंगा किससे आके मिल जाएगी, अलकनंदा से। तो धौली गंगा में पानी ज्यादा आएगा, ज्यादा फ्लो के साथ आएगा तो अलकनंदा में भी ज्यादा हो जाएगा, और जितने इलाके अलकनंदा के किनारे हैं वहां सब जगह क्या हो जाएगा, अलर्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग के आसपास आपको जोशीमठ दिखेगा। जोशीमठ अब इस नदी के किनारे नहीं है, दूर है उससे, वो तो खाली मैप में दिखाने की कोशिश की आपको, ठीक है। जब इससे आगे बढ़ोगे आप यहाँ पे आपको दिखेगा तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना, ये वाला इलाका। इसको पूरे को क्या लिखना है, तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना, ये लिखे है ना, तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। इसके बाद आपको बृहद बद्री यहाँ देखने को मिलेगा। बृहद बद्री के बाद आप जाओगे बहोली नामक स्थान पे एक अन्य नदी मिलती है जिसका नाम है विरही गंगा। कौन सी है, विरही गंगा, ठीक है। ये विरही गंगा भी किससे मिलती है, अलकनंदा नदी से। जब इसके बाद आप क्रॉस करोगे आप चमोली पहुंचोगे। चमोली से इस वाले पोर्शन पे गोपेश्वर जो कि अलकनंदा से दूर है। फिर आप नंदप्रयाग पहुंचते हैं। नंदप्रयाग में आपका नंदाकिनी नदी मिल जाती है, और नंदप्रयाग से आगे आप कर्णप्रयाग जाएंगे तो पिंडर नदी इससे मिलेगी। कर्णप्रयाग के बाद गौचर होते हुए रुद्रप्रयाग होते हुए आप आगे देवप्रयाग के बाद अलकनंदा क्या कहलाती है, आपका गंगा नदी कहलाती है, जब इसका भागीरथी से संगम हो जाता है। तो ये किसके बारे में था, आपका एक अलकनंदा नदी के और उसके तटों, उसके इलाके में जो चमोली में बसे हुए इलाके हैं उनके बारे में एक आपका आइडिया था, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से समझ लो, आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत सी चीजें, बाकी प्रयागों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, कौन सा प्रयाग किसके तट पे है। अलकनंदा नदी की सहायक नदियों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। टिहरी वाले जब हम पढ़ रहे थे वहां हमने देवप्रयाग के बारे में देखा था, वहां मैं आपको सारा पढ़ा चुका हूं। अगला हेडिंग आपको डालना है चमोली जिले के प्रमुख ग्लेशियर। देखिए आप लोगों को प्रमुख ग्लेशियर, ठीक है, यानी हिमनद जिसको कहते हैं, हिमानी जिसको कहते हैं, चमोली जिले में कौन कौन से हैं, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा ग्लेशियर हैं। आपको एग्जाम में एक आध पूछता है मुश्किल से, तो हम लोग इनके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ सकते। हिमालयी इलाका है, इन इलाकों में स्वाभाविक सी बात है आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। तो एक यहाँ पे लिख लीजिए आप संतोपथ हिमनद, यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिखोगे, संतोपथ हिमनद, संतोपथ हिमनद।
जहाँ से आपका अलकनंदा वगैरह निकलती है, ये यहीं पे है, ठीक है। संतोपत हिमनद आपने एक लिख लिया होगा। दूसरा आपको लिखना है भागीरथी खर्क, वो इसी के पास है, भागीरथी खर्क यहाँ पर लिख लीजिए। पहला क्या लिखा आपने, संतोपत हिमनद, पहला देखना है, ठीक है, संतोपत हिमनद, संतोपत हिमनद। एक लिख लीजिए आप भागीरथी खर्क। अब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं भी होगी तो एडजस्ट कर लेना इसको, ठीक है। भागीरथी खर्क हिमनद, यानी भागीरथी हिमनद पूछेगा। अब इसको स्टार कर देना, उत्तरकाशी मत लगाया आना, भागीरथी हिमनद को स्टार कर देना, उत्तरकाशी मत लगा के आना, चमोली, यानी यहाँ पर भागीरथी खर्क हिमनद है। तीसरा आता है दूनागिरी हिमनद, वो कहीं जहाँ दूनागिरी आपको पता है दूनागिरी पर्वत है, इस वाले इलाके में दूनागिरी हिमनद आपको लिखना है। तो थर्ड क्या लिखोगे, दूनागिरी हिमनद, दूनागिरी हिमनद, तीसरा हो गया। चौथा लिखो बद्रीनाथ हिमनद, यानी बद्रीनाथ के पास ही होगा, और स्वाभाविक सी बात है, नाम से लग रहा है तो बद्रीनाथ हिमनद आपको लिखना है, यानी बद्रीनाथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ हिमनद या बद्रीनाथ ग्लेशियर। सिर्फ ये क्वेश्चन यहाँ आता है कि ये कौन सी जगह है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो कहीं इधर कोई, ये सिर्फ ये पूछेगा ये कहाँ पे है, ये मतलब किस जिले में संबंधित है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है ऐसे। अगला लिखो हिप्रा बामक ग्लेशियर, क्या लिखोगे, हिप्रा बामक, हिप्रा बामक ग्लेशियर। और लास्ट लिखो नंदा देवी समूह ग्लेशियर। छठा क्या लिखोगे, नंदा देवी समूह ग्लेशियर, क्योंकि जो नंदा देवी पर्वत है उसके आसपास बहुत से ग्लेशियर है, उनका समूह जो हो गया नंदा देवी ग्लेशियर, नंदा देवी समूह ग्लेशियर हो गया, ठीक है। नंदा देवी समूह ग्लेशियर मतलब पूरे ग्रुप है ग्लेशियर का, पूरा इस वाले रीजन में, ठीक है, जहाँ नंदा देवी है ग्लेशियर। बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना है इनके बारे में, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस जिले में। तो संतोपत हिमनद पूछता है चमोली जिले में, भागीरथी खर्क हिमनद चमोली में, दूनागिरी हिमनद चमोली में, बद्रीनाथ हिमनद चमोली में, हिप्रा बामक ग्लेशियर चमोली में, नंदा देवी समूह ग्लेशियर ये चमोली में अवस्थित है। ये आपके क्या थे, ग्लेशियर थे। अगला आपको हेडिंग डालना प्रमुख ताल, यानी अब हम क्या देखेंगे, चमोली जिले से संबंधित प्रमुख ताल देखेंगे कि यहाँ कौन कौन सी ताल वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है। अब ताल से क्वेश्चन आता ही आता है, वहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं, ज़्यादा रटना नहीं है, बस समझना है कि हाँ ये ताल यहाँ पे है, और इनके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल से हमने नहीं पढ़ना है। ताल ही तो पूछता हो कहाँ है, पहला और सबसे मोस्ट कर दो रूपकुंड ताल, इसको रहस्यमय ताल कहते हैं, जो बेदिनी बुग्याल है उसी के आसपास ही देखने को मिलता है। तो पहला आप क्या करोगे, रूपकुंड ताल, पहला क्या लिखोगे, रूपकुंड ताल, इसको इंपोर्टेंट कर देना, रूपकुंड ताल, और इसके ब्रैकेट में लिख दो रहस्यमय ताल। यहाँ पे आपको कंकाल वगैरह सब चीज देखने को मिलेंगी, रहस्यमय ताल, इसके बारे में बता दूंगा आपको डिटेल से। एक आज जल्दी से एक बार कंप्लीट कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन सी ताल है, यानी कहाँ कौन सी चमोली जिले में। जो त्रिशूल पर्वत दिखाया था आपने इस इलाके में, इसी के आसपास आपको इसके जड़ पे आओगे आप साउथ की ओर, यहाँ कहीं आपको एक ताल दिखने की मिलेगी जिसका नाम है रूपकुंड ताल या रहस्यमय ताल भी इसको बोला जाता है। अब एग्जैक्ट लोकेशन अभी भी कह रहा हूँ, नहीं भी समझ आता है तो एक अप्रॉक्स आइडिया आपको होना चाहिए कि हाँ इस इलाके में क्या है, ये रूपकुंड ताल या रहस्यमय ताल है। दूसरा है लिखिए आप हेमकुंड या होमकुंड ताल, और ये भी रूपकुंड के ही पास है, यानी इसी के पास एक अन्य ताल देखने को मिलेगी होमकुंड ताल, होमकुंड ताल। यानी अगर आपसे ये पूछता है रूपकुंड ताल कहाँ है, आप बता दोगे चमोली में। दूसरा आपसे पूछेगा होमकुंड ताल कहाँ है, आप होमकुंड ताल भी बता दोगे किस जिले में है, चमोली जिले में है। तीसरा जो आता है आपका लोकपाल ताल आता है, जो हेमकुंड के पास है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। कल आपने हेमकुंड साहिब दिखाया था ना, वो कहीं यहाँ दिखा रहे थे आप लोग, तो यहाँ पे एक लोकपाल नाम की ताल है, इसको बहुत पेपर में पूछता है, लोकपाल। ये कहाँ है, हेमकुंड के पास है, ब्रैकेट में लिखना है। हेमकुंड और होमकुंड अलग है, हेमकुंड के पास, हेमकुंड के पास, यानी हेमकुंड जो साहिब दिखाया था आपने उसी के पास एक ताल है जिसका नाम है लोकपाल ताल, ठीक है। अगला जो आता है इसके बाद उसका नाम है संतोपत सत्यपथ ताल, यानी संतोपत सत्यपथ ताल, वो इस वाले इलाके में आपको देखने को मिलेगा। तो अगला चौथा लिखो संतोपत सत्यपथ ताल, संतोपथ ऑब्लिक सत्यपथ ताल, संतोपत या सत्यपथ ताल किस जिले में अगर आपसे पूछता है आप बता देना, बहुत अच्छे होशियार बच्चों की तरह चमोली जिले में। किसने बताया कहेंगे तो कहना कि नेचुरली ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, हम घूम के आए हैं कह देना, ठीक है। संतोपत या सत्यपथ ताल ये भी कहाँ है, चमोली जिले में। इसके अलावा यहाँ पे आता है एक विरही ताल। अब इसका जो आकार है वो त्रिकोण आकार का है, संतोपत ताल का इसका आकार त्रिकोण आकार का, यहीं कहीं से अलकनंदा वगैरह भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगला जो आता है विरही ताल, इसके ब्रैकेट में लिख लो त्रिकोण आकार, ट्राइंगल है, त्रिकोण
आकार का है, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है, मैं इसको ऊपर लिखते रहूंगा, उसका नाम है विरही ताल, जहां से आपका गौना झील भी जिसको कहते हैं, और इसी से विरही गंगा का क्या होता है, उद्गम होता है। तो यहाँ पे लिखोगे विरही ताल, इधर लिख दिया मैंने अगला, ठीक है। चौथा पांचवा है विरही ताल, विरही ताल, इसी को बोल दो ब्रैकेट में विरही ताल लिखोगे। यहीं पे आपका क्या चीज है, इसको गौना झील भी बोला जाता है, विरही ताल को ही गौना झील, विरही ताल के लिए ही गौना झील का यूज हुआ है। और ये अपने आप में क्या है, जहां आपने नंदप्रयाग दिखाया था ना, उसके ईस्टर्न पोर्शन की ओर है। तो जो लगभग आपने नंदप्रयाग कहाँ दिखाया होगा, यहाँ कहीं पे दिखाया होगा ना नंदप्रयाग, तो यहाँ कहीं पे आपका ये भी देखने को मिलती है, इधर कहीं। तो विरही ताल जो है गौना झील भी है, और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, विरही गंगा नदी का उद्गम होता है। मैं ये इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लो इसको, ठीक है। इससे क्या होती है, विरही गंगा का उद्गम लिख लो, विरही नदी का उद्गम, इससे लिखोगे आप विरही गंगा का उद्गम, ठीक है। तो अगला जो आता है विरही गंगा के बाद, जो अगली यहाँ पे ताल आती है, झील आती है, उसका नाम है बेनी ताल। क्या लिखोगे, बेनी ताल। और जो बेनी ताल है वो आदि बद्री के पास, अब आदि बद्री आपने कहीं यहाँ दिखाया था ना, तो यहीं पे कहीं आपका बेनी ताल है। क्या लिखोगे, बेनी ताल। और ये कहाँ है, आदि बद्री के पास, आदि बद्री के पास। आदि बद्री के पास कौन सी ताल आपको देखने को मिलती है, बेनी ताल देखने को मिलती है। बेनी ताल की जो आप एक बार याद रखना, जो लोकपाल ताल है, हेमकुंड ताल है, वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, हेमकुंड कल गुरु गोविंद सिंह संभवतः वहां आए थे, उनकी तपस्थली भी वो रही है, वो भी नोट कर लेना। जहां पे आपने लोकपाल ताल लिखा ना, उसके ब्रैकेट में लिखना कि संभवतः गुरु गोविंद सिंह की क्या थी, तपस्थली भी वहां पे रही है, उसको लिख लेना, उसको गुरु गोविंद सिंह की तपस्थली भी वो रही होगी। तो यहाँ पे आपने बेनी ताल लिख दिया, वो कहाँ लिख दिया, आदि बद्री के पास। बेनी ताल के बाद जो अगली ताल यहाँ आपको देखने को मिलेगी, उसका नाम है क्या, विष्णु ताल। और जो विष्णु ताल है वो कहाँ है, बद्रीनाथ के पास है। तो अगला लिखो आप सातवां विष्णु ताल। क्या लिखोगे, विष्णु ताल। और इसके ब्रैकेट में लिख देना बद्रीनाथ के पास। अब आपको पता है बद्रीनाथ कहाँ है, नाथ के पास, ये कहीं यहाँ पे ना बद्रीनाथ, यहाँ कहीं जैसे ये है, यहाँ पे कहीं है बद्रीनाथ, इस वाले इलाके में, इसी के आसपास कौन सी ताल हो जाएगी, विष्णु ताल हो जाएगी, ठीक है। विष्णु ताल किसके पास है पूछते, तो बद्रीनाथ के पास है। अगला जो आता है उसका लिंगा ताल या आंचरी ताल बोलते हैं, जो कि फूलू की घाटी के पास है। और फूलू की घाटी की लोकेशन आप ऑलरेडी दिखा चुके हैं, वो इस रीजन में आपको देखने को मिलती है, इस वाले भाग में, जहाँ पे फूलू की घाटी आपने दिखाया था पहले दिन के मैप में, वहीं पे लिखना, उसका नाम है क्या, लिंगा ताल या लिंगा ताल व आंचरी ताल, ठीक है। अगला लिखो लिंगा ताल व आंचरी ताल, लिंगा ताल व आंचरी ताल, आंचरी ताल, ये ब्रैकेट में लिखना, फूलों की घाटी के पास, फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर है, उसी के पास आपको लिंगा ताल या आंचरी ताल क्या होती है, देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे कहीं है। इसके बाद जो लिंगा ताल है, उसके बाद आता है एक सुखताल या सुखताल, जो है वो कहाँ पे है, घाट नामक एक जगह है, वहीं पे आपका पड़ती है, सुखताल लिख लो आप। क्या लिखोगे आप, सुखताल, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, देखना, ये पूरा इलाका इरेज कर दिया मैंने, सुखताल लिख दिया, सुखताल। अब चमोली में जो घाट वाला इलाका है, यानी घाट पड़ता है एक नंदप्रयाग के ईस्टर्न पोर्शन पे एक जगह पड़ती है घाट, वहीं पे आपका सुखताल है। तो ब्रैकेट में लिख लो घाट के पास, घाट के पास, ठीक है। कौन सी ताल होगी आपका, सुखताल होगी, घाट के पास। अब जो अगला आता है आपका, जो आपने थोड़ी देर पहले एक दिखाया था, एक ताल दिखाया था जहां से बिरही गंगा का उद्गम हो रहा था, वो अगर उसकी लोकेशन एग्जैक्ट नहीं होगी तो एडजस्ट करना, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि बिरही गंगा जो है अलकनंदा पे कहाँ पे मिलती है, एक लोकेशन अभी दिखाई थी मैंने, वो जो बिरही गंगा आ रही थी वो इस पोर्शन पे आ रही थी ना, इस ऐसे जैसे आ रही थी, इस प्रकार से। यहाँ पे अगर वो बिरही गंगा अलकनंदा से मिले तो यहाँ पे कहीं आपको दिखाना था, ठीक है। उसमें कंफ्यूज मत होना, बस समझने के लिए आप तालों का नाम लिख दो कि यहाँ पे कहीं है। वो एग्जैक्ट लोकेशन कैसे दिखाया जा सकता है, बिना मतलब हम गूगल मैप के या उसके नहीं दिखा सकते बिना प्रोजेक्टर के। तो सुखताल जो है वो घाट के पास है। अगला ताल यानी सुखताल भी कहाँ है पूछता है आपसे, चमोली। सुखताल के पास ही एक अन्य ताल है, उसका नाम है झलताल, और झलताल भी कहाँ है, सुखताल के पास है। झलताल, झलताल, जो झलताल है वो इसी के पास है, ठीक है, इसी के पास। किसके पास,
किसके पास है? इसी के पास, सुखताल के पास ही कौन सी है? झलताल आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि तालें कहाँ हैं। और अंतिम दो आती हैं, एक का नाम है काकभूषणी ताल जो कि जोशीमठ के पास है, एक है गोहना ताल जो कि गोपेश्वर के ईस्टर्न पोर्शन पे है। ठीक है, लिखो एक काकभूषणी ताल, काकभूषणी ताल। जो काकभूषणी ताल है आपने जोशीमठ दिखाया था, इसी के पास है। ठीक है, तो काकभूषणी ताल क्या लिखोगे? जोशीमठ के पास, जोशीमठ के पास है। ठीक है, काकभूषणी ताल का है? जोशीमठ के पास। और काकभूषणी ताल के पास ही एक मतलब जो है हाथी पर्वत भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे चमोली में हाथी पर्वत है ना, इसके पास ही हाथी पर्वत है। और इसके अगले जो आता है उसका नाम है गोहना ताल। और गोहना ताल का जहाँ गोपेश्वर है उसके ईस्टर्न पोर्शन पे है। और गोपेश्वर आपने कहीं यहाँ दिखाया था, इसी के ईस्टर्न पोर्शन पे आपको कौन सा दिखेगी? गोहना ताल। जो गोहना ताल है वो आप क्या लिखोगे? गोपेश्वर के पूर्व में, गोपेश्वर के पूर्व में अवस्थित है। ठीक है, कौन सी ताल? गोहना ताल। अब ये जो गोहना ताल है, एक इस इलाके में एक ग्लेशियर टूटा था बहुत पहले, उसके कारण इस गोहना ताल का निर्माण हुआ था। और गोहना ताल बाद में टूट गई थी जिसके कारण अलकनंदा में बाढ़ वगैरह आया था, चमोली में बहुत तबाही हुई थी। चमोली का मुख्यालय कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? उसके बाद गोपेश्वर में कर दिया गया। ठीक है, तो गोहना ताल 1970 में टूटी थी और 1895 में इसका निर्माण हुआ था। तो गोहना ताल आपने लिखा, तो गोहना ताल में लिख लीजिए अगला पॉइंट। गोहना ताल में ही लिखना है 1895 में निर्माण। 18, क्योंकि झीलों का निर्माण तो ऐसे ही होता है। 1895 में निर्माण, 1970 में टूट गई थी, 1970 में टूट गई थी जिसके कारण अलकनंदा में क्या आई थी? बाढ़ आई थी। 1970 में टूट गई थी गोहना ताल। अब जो आता है एक आध और है, एक गुड्यार ताल है यहाँ पे, एक सिद्ध ताल है, एक आदि ताल है। इसको हमने नहीं लिखना है। ठीक है, गुड्यार ताल ऐसे लिख लो, अन्य ताल के अंदर लिख लो एक गुड्यार ताल, गुड्यार ताल, एक सिद्ध ताल, सिद्ध ताल। ठीक है, ये आपके ताल वगैरह हैं, इससे आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए दो राष्ट्रीय पार्कों के बारे में, नेशनल पार्क जल्दी से डालिए। आपको फूलों की घाटी, ठीक है, दो नेशनल पार्क के बारे में हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, तेज पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, ये स्थापना हुई थी 1931 में, लिख लीजिए। फूलों की घाटी की खोज मतलब किसने? खोज, हाँ, स्थापना नहीं। और किसने की थी पूछता है तो आप बता देना, फ्रैंक स्माइथ नाम का एक अंग्रेज था। स्माइथ, फ्रैंक स्माइथ ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। 1931 में घूमते हुए आ रहे थे, एक अंदमादन पर्वत की ओर जा रहे थे, उनको एक घाटी दिखी, उनने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था वैली ऑफ फ्लावर। विश्व धरोहर, विश्व स्तर पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। उसके बाद सबका ध्यान इसकी ओर आया, ऐसा है। ठीक है, इसने फ्रैंक स्माइथ ने एक बुक लिखी, उसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर। पुस्तक में इसका वर्णन किया। फिर वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर में वर्णन, यानी पुष्पों की हजारों प्रजातियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग प्रकार के पुष्प देखने को मिलेंगे। खोज पूछता है 1931 फ्रैंक स्माइथ ने, इसकी एक पुस्तक है, उसका नाम है क्या? वैली ऑफ फ्लावर में वर्णन। यानी वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक किसने लिखी पूछता है तो आप बता देना, फ्रैंक स्माइथ ने। ठीक है, इसकी लोकेशन आपको पता है, मैंने पहले दिन के मैप में दिखा रहा है, गोविंद घाट से पूर्व की ओर ये है फूलों की घाटी। आप लोग उसको शो कर देना मैप में। ये जो है इसको राष्ट्रीय पार्क के रूप में दर्जा मिला था 1982 में। यानी राष्ट्रीय पार्क कब हुआ था? ये 1982 में ये पूछता है। ठीक है, और यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में शामिल किया 2005 में। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व धरोहर में शामिल किया, वर्ल्ड हेरिटेज में 2005 में। अगर आपसे पूछता है कब फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 2005। राष्ट्रीय पार्क के रूप में इसकी स्थापना 1982 में। खोज कब हुई थी? 1931 में। फ्रैंक स्माइथ ने वैली ऑफ फ्लावर में इसका क्या किया? वर्णन किया। हजारों यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे? आप पुष्पों की प्रजाति देखने को मिलेंगी। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 87.5 स्क्वायर किलोमीटर है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्षेत्रफल 87.5 स्क्वायर किलोमीटर के समथिंग है। ठीक है, किसका? फूलों। अब यहाँ पे एक नदी बहती है, उसका नाम है पुष्पावती नदी। ठीक है, तो लिख लो, इस घाटी में एक नदी बहती है जिसका नाम है पुष्पावती घाटी, पुष्पावती नदी। पुष्पावती नदी बहती है, लिखना, नदी बहती, यानी इसमें कौन सी नदी बहती है पूछता है तो पुष्पावती नदी आप लोग बता देना। और इस घाटी, इसका जो मुख्यालय है वो जोशीमठ में, यानी इस फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का जो मुख्यालय है वो जोशीमठ है। लिख लो, मुख्यालय कहाँ लिख दोगे? जोशी मठ में इसका क्या है? मुख्यालय। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है।
इसके कुछ अदर नेम भी हैं, जैसे स्कंद पुराण है, उसके केदार खंड में इसको एक नाम से संबोधित किया गया है, इसका नाम है नंद कानन। तो अगला पॉइंट लिखो, स्कंद पुराण के केदार खंड में, स्कंद पुराण के केदार खंड में इसका जो नाम है वो है नंद कानन। यानी स्कंद पुराण के केदार खंड में इसका क्या नाम है पूछता है तो आपसे बता देना नंद कानन। और मेघदूत यानी कालिदास ने भी इसका वर्णन किया है मेघदूत में, और मेघदूत में इसको बोला गया अलका। तो लिखो मेघदूत में इसको अलका से नाम से संबोधित किया गया है। मेघदूत में क्या किया गया, अलका नाम से संबोधित किया गया। यानी अगर मेघदूत में इसका नाम पूछता है आप बता देना अलका इसका क्या है, नाम है मेघदूत में। और इसके कुछ अदर नेम भी मिलते हैं जिसके अंदर आपको क्या क्या सुनना मिलेगा, एक गंधमादन इसका अन्य नाम में लिखो आप, एक गंधमादन लिख लीजिए, अन्य नाम लिखना फूलों की घाटी के, गंधमादन लिख लीजिए, बैकुंठ लिख लीजिए, भ्युंडाल लिख लीजिए, पुष्पावती लिखिए और फ्रैंकिस्माइट घाटी लिख लीजिए। सब इसी के नाम है। क्या क्या लिखोगे, बैकुंठ लिखोगे, इसके अलावा गंधमादन लिखोगे, एक पुष्पावती लिखोगे, एक वैली ऑफ फ्लावर लिखोगे, पुष्प रसा भी लिख लेना, ये इसके अन्य नाम है। ठीक है, फूलों की घाटी के। दूसरा आप लोगों को लिखना है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, यानी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये किस जिले में अगर आपसे पूछता है, आपको नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशन मैं कल दिखा दूंगा। ठीक है, आप लोग खुद भी सर्च कर लेना, कोई टफ नहीं है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है अगर आपसे पूछता है आप बता देना चमोली में। पूछेगा आपसे इसकी स्थापना कब हुई थी, आप बता देना 1982 में, 1982 में इसकी भी स्थापना हुई थी। बाद में नंदा देवी राष्ट्रीय रिजर्व को यानी बायोस्फीयर को कहा कर दिया गया, यूनेस्को में शामिल किया गया, वो 1988 में किया गया। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 624 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। जहां क्षेत्रफल लिखा है आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 624 स्क्वायर किलोमीटर के समथिंग इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और इसका भी मुख्यालय अपने आप में कहाँ है, जोशीमठ में है। मुख्यालय कहाँ है इसका भी, जोशीमठ में, जोशीमठ। और यूनेस्को ने क्या किया था, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, अगर एक पॉइंट लिख लो, यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, 1988 में। पूरा पॉइंट लिखना, यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर को विश्व धरोहर में, वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया, 1988 में शामिल किया गया। ठीक है, यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। थोड़ा सा तेज था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। फिर मिलता हूं आप लोगों के साथ अगले सेशन में, तब तक रिवाइज कीजिए। थैंक यू।